हम लोग बात कर रहे थे बिपिन चंद्रा सीरीज में डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी। नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी का डेवलपमेंट देख रहे थे। इससे पहले हमने देखा था कि भारत में कॉलोनियल और इंपीरियलिस्टिक पावर्स का कैसे आना होता है, और फिर हमने 80s के बाद 1880 से लेकर के 1914 तक जो डेवलपमेंट था उसको देखा था। और फिर भी उसके बाद भी हमने देखा था कि 20वीं सेंचुरी में भारत की नेशनलिस्ट जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें कैसे मोल्ड आते हैं, कैसे भारत पहली बार अपनी आवाज रखता है, चाहे वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल हो, पीस कॉन्फ्रेंस हो जिसमें ये कहा जाता है कि भारत का अपना रिप्रेजेंटेटिव जाना चाहिए। उसके बाद भी और कई सारे डेवलपमेंट देखे थे। और फिर देखा था कि जो ब्रुसेल में बेल्जियम देश के अंतर्गत एक कॉन्फ्रेंस होती है एंटी कॉलोनियल एंड एंटी इंपीरियलिस्टिक के खिलाफ, तो उसमें भी नेहरू जी पार्टिसिपेट करते हैं। ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट हमने देखा था। अभी आपको ये जानना है कि जो कांग्रेस का, अभी हम लोग फिर से बात करेंगे कि जो अभी हम लोग बात करेंगे ये इंडिपेंडेंस के पहले तक पूरा का पूरा जो भारत की रूपरेखा है फॉरेन पॉलिसीज में, कि भारत जो एक ऐसा देश है जिसे आज हम लोग कहते हैं कि बिग ब्रदर कहते हैं कि अमंग सार्क नेशन और एशिया में भारत, सार्क के देशों में ज्यादा स्पेसिफिक कहा जाता है कि भारत अपना बिग ब्रदरहुड बनाना चाहता है। तो मतलब कि बड़े भाई के रूप में पेश आना चाहता है। छोटे छोटे जो देश हैं चारों तरफ हमारे एक्सेप्ट चाइना, तो उनके बीच में। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है इसका जो हम देखेंगे प्री इंडिपेंडेंस में भी भारत के यही अप्रोच रहे हैं। तो आपको पता है कि जब वर्ल्ड वार 1918 में पहला खत्म हुआ और दूसरा लगभग 1939 में शुरू होता है, तो इसके बीच का जो टाइम पीरियड है इसको इतिहास में इंटरवार पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरवार पीरियड। ठीक है, इंटरवार पीरियड। तो इसमें भारत के इस इंटरवार पीरियड में मैंने देखा था कि 1927 में ब्रुसेल और बेल्जियम में कॉन्फ्रेंस होती है, वो हमने देखा था। और 1928 में कोलकाता में सेशन होता है जिसमें फिर कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं, वो भी हमने देखा था। लेकिन अब आप यही जानो कि 1927 में ही भारत में मद्रास में क्या होता है, मद्रास में इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक सेशन होता है, और उसमें जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उस पर एक बहुत स्पष्ट बात कही जाती है कि ये जो वर्ल्ड वार चल रहा है, यानी वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड वर्ल्ड वार सेकेंड के बीच का जो टाइम पीरियड है, इसी में ये टाइम पीरियड आता है 1927। इसमें मद्रास में, अब आप अगर दिस इज फॉर यू कि मद्रास में प्रेसिडेंट कौन था, ये जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस था। हिंट इज देयर वाज अ गाय देयर वाज अ पर्सन who is having identity of Muslim. He was Indian Muslim who been the president of this Madras session of Indian National Conference. तो आपको वो बताना है। तो इसमें एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया जाता है कि वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड वर्ल्ड वार सेकेंड के बीच का जो टाइम पीरियड है इसमें कांग्रेस क्या है, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी, नाइदर एलाइड पावर की तरफ। ठीक है, मतलब ऐसा होता था ना कि आपको पता दो पावर्स हैं, एक एलाइड पावर है, एक एक्सिस पावर्स हैं, ये जिसको कहते हैं कि मित्र राष्ट्र और ये ध्रुव राष्ट्र ना, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड वार में। तो भारत के एक ऐसा बताया जाता है, ये डिक्लेयर करती है कांग्रेस कि भाई देखो दोनों ही इंपीरियलिस्टिक फोर्सेस हैं। ठीक है, बेशक जो ब्रिटेन है वो कभी कभी कहता नहीं हम ह्यूमन राइट और डेमोक्रेसी का ढोंग पीटते हैं ना, तो वो तो ठीक है, इसलिए भारत हमने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में इनका सपोर्ट भी करता है, इसलिए कि शायद ब्रिटेन वर्ल्ड वार फर्स्ट में जीत करके हमें थोड़ी क्या दे देगा, हमें भी डेमोक्रेसी देगा, क्योंकि ब्रिटेन तो डेमोक्रेसी के नाम पर लड़ रहा है जर्मनी से। तो ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट आप याद रखना, पहला ये चीज होता है। उसके बाद अगर हम चलें तो टाइम स्केल बनाते हैं, उसमें हम देखते हैं कि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर भारत का व्यू आपको जानना चाहिए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में भारत कैसे, चाहे वो अफ्रीका के देशों की स्वतंत्रता संघर्ष हो, चाहे कुछ वर्ल्ड के मेजर इश्यूज हो, जहां पर भारत अपना व्यू बहुत ही स्पष्ट रूप से रखता है। अभी आप देखो कि एक देश है यूथोपिया। ठीक है, अब यूथोपिया में अटैक हो जाता है इटली के द्वारा। किसके द्वारा? इटली के द्वारा। इटली अटैक यूथोपिया इन 1936। इटली जब इसमें अटैक करता है तो उसी दौरान आपको पता है नेहरू जो है
नेहरू को इनवाइट भी किया जाता मुसोलिनी के द्वारा। मुसोलिनी इनवाइटेड नेहरू कि भाई साहब आ जाओ। अब मुसोलिनी कौन है? मुसोलिनी एक फासिस्ट, मुसोलिनी ऐसा कहा जाता है कि जो फासिस्ट आइडियोलॉजी होती है वो इटली से ही उसका जन्म होता है। मुसोलिनी जैसे लीडर और बाद में जो है नाजी पार्टी जर्मनी की हिटलर एंड टीम इसको बहुत प्रोपोगेट करती है। तो जो इटली अटैक करता है एक छोटा सा देश यूथोपिया पर, तो नेहरू को ये पसंद नहीं आता। इवन नेहरू मुसोलिनी से मिलने से इनकार कर देते हैं। तो आप ये स्टेटस देखो इंडिया का, नेहरू डिनाइड अ मीटिंग विद मुसोलिनी, कहते हैं हमें नहीं मिलना तुमसे, तुम क्या हो, तुम फासिस्ट हो, तुम एक छोटे से देश पर अत्याचार कर रहे हो। तो ये पूरा का पूरा आप कर्ज देखो डिनाइड कर देता है, ठीक है। भारत का ओहदा कम नहीं है, ये आपको जानना है, ये मैं आपको बताना चाहता था। वैसे ही स्पेन में सिविल वार शुरू हो जाता है। क्या? सिविल वार शुरू हो जाता है, और इसमें जो कॉलोनियल फोर्सेस का इंटरवेंशन है, उनका जो एक अहम अब देखो, ये मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर स्पेनिश वार का टाइम पीरियड देखें तो 1936 से लेकर के 1941 के आसपास तक का है। इसमें भी चूंकि ये वर्ल्ड वार का समय होता है और स्पेन को बिना वजह, चूंकि यहाँ पर कुछ रिपब्लिकन लोग होते हैं, आप देखो तो मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कांग्रेस का एटीट्यूड क्या है। तो जब यहाँ पर इंटरफेरेंस होता है, चाहे वो फ्रेंच जैसे कंट्रीज हो या फिर ब्रिटेन जैसे हो, जनरली फ्रांस का नाम आता है, तो इसमें उसको भी भारत के अंदर, चाहे वो गांधी जी हो, ठीक है, गांधी जी हो, और इवन नेहरू विजिट करते हैं। नेहरू विजिटेड बार्सिलोना जो इसकी कैपिटल हुआ करती है, बार्सिलोना जाते हैं और वहां पर बमबारिंग होती रहती है। तो आप देखो भारत का लीडर जा रहा है, किस लिए? नेहरू कहते हैं मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि जो है हमारा कोई वो मतलब कोई और कि हम पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं वर्ल्ड में या कोई और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करना चाहते हैं, बट द क्वेश्चन इज जो रिपब्लिकन हैं ये कैसी फोर्सेस हैं? ये एक प्रोग्रेसिव फोर्सेस की तरह काम करना चाह रही हैं, अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए, अपने ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, और यही सेम कंडीशन है इंडिया में। तो एक सॉलिडारिटी दिखाना चाहते हैं। क्या? सॉलिडारिटी दिखाते हैं, और गांधी जी जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको लेटर भी लिखते हैं। तो ये आपका डेवलपमेंट जानना चाहिए। उसके बाद एक और मेजर इवेंट होता है, मैं उसको इधर लिखना चाहूंगा। वो मेजर इवेंट ये है कि अब देखो जापान जो है, जापान इसी दौरान 1937-36 में देखते हो, 1937 के बाद जापान अटैक चाइना। अभी पिछले दिनों बहुत बड़ी न्यूज थी कि चाइना और जापान में फिर से कुछ कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं, और चाइनीज और एक जो नेशनलिस्ट चाइनीज है और एक नेशनलिस्ट अल्ट्रा नेशनलिस्ट जो जापानीज हैं, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। इवन टुडे आज तक की ये हकीकत बन गई है, क्योंकि ऐसा माना जाता है जापान ने एक समय में चाइना को बहुत ह्यूमिलिएट किया है, बहुत ही ऑपरेशन किया है। क्योंकि चाइना आज तो चाइना को दुनिया कोरोना वायरस की नजर से ही देखने लगी है, बट द क्वेश्चन इज जापान जो है एक समय में चाइना को ब्रूटली अटैक करता है, और इंडिया इसको बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करता है। इवन इंडिया में जो एक रेजोल्यूशन पास कराया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि बॉयकॉट करो, किसको बॉयकॉट करो? टू बॉयकॉट जापानीज गुड्स एंड क्लॉथ। भारत में कहा जाता है आप लोग जापान का बहिष्कार करें। तो ये आपको इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट याद रखना है। पहला ये इथियोपिया का पूरा इशू, दूसरा स्पेनिश का, तीसरा जापान का। अभी 2-3 इश्यूज और हैं। यहाँ पर आप भारत का एटीट्यूड देखो, ये सब डेवलपमेंटल, दीज आर द पॉइंट्स जो आपको भारत की वैदेशिक नीति, विदेश नीति में आपको ये हेल्प करेंगे। दीज आर द पॉइंट्स कि भारत का एटीट्यूड कैसे है जो वर्ल्ड पर बड़े बड़े इंसिडेंट होते हैं। तो दूसरा ये है, और उसके बाद 2 मेजर एटीट्यूड आपको देखने हैं भारत का जो है, उसमें सबसे बड़ा जो एटीट्यूड है भारतीय गवर्नमेंट का या भारत के लोगों का, वो है पैलेस्टीन का जो विवाद चल रहा है ना, ये आज भी देखो चल रहा है। अब होता क्या है, आप देखो कि वर्ल्ड वार 2 के पहले से ही जो नाजी पार्टी है, जर्मनी की नाजी पार्टी जिसको हिटलर लीड करते हैं, वो ज्यूज का बहुत ही ज्यादा परसिक्यूशन करते हैं। क्या करते हैं? परसिक्यूशन होता है, उनको सताया जाता है, कंसंट्रेशन कैंप में भेजा जाता है,
उनके सारे ह्यूमन राइट, उनकी सारी प्रॉपर्टी, और बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन है वर्ल्ड वार में, आप देखे होंगे और कोई डॉक्यूमेंट्री भी आपने देखी होगी, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। तो वर्ल्ड वार में जो ये इंसिडेंट होता है, ज्यूज का प्रोसिक्यूशन होता है, वो भाग करके कहाँ आते हैं, पैलेस्टीन आते हैं। अब पैलेस्टीन में चाहते हैं ये कि ब्रिटेन की मदद लेकर के अपना एक होमलैंड बनाया जाए। ठीक है, क्या बनाया जाए, होमलैंड, अपना एक देश बनाया जाए। लेकिन क्लैश किसके साथ शुरू होता है, अरब के साथ। अब ब्रिटेन और अरब का बहुत बड़ा युद्ध होता है। ठीक है, और ये बहुत बड़ी, मतलब कई सारे स्टेजेस में आप देखो तो अरब का कॉन्फ्लिक्ट आज तक पूरा, इजराइल एंड पैलेस्टीन, अरब 7 ईयर्स वार्स, और बहुत सारा इसमें बहुत बड़ी हिस्ट्री है ये तो। बट आपको ये जानना है कि गांधी जी एंड नेहरू का क्या व्यू है। ठीक है, ये देखो, गांधी जी एंड नेहरू जी हमेशा इस बात पर फोर्स करते हैं, they express this concern regarding the human rights of persecution of Jews। जो ज्यूज को मारा गया है, उनकी आवाज को दबाया गया है, उसके लिए वो कंसर्न दिखाते हैं। गांधी जी का अपने हरिजन नामक जो उनकी पत्रिका होती है, उसमें कई बार लेटर लिखते हैं कि ज्यूज के साथ जो हुआ अन्याय हुआ। लेकिन वो कहते हैं, ज्यूज को एक सजेशन देते हैं कि भाई आप अरब के साथ जाकर एक एग्रीमेंट कर लो। ठीक है, वार इज नॉट द सोल्यूशन। गांधी जी कभी वार को सपोर्ट करेंगे क्या, नहीं करेंगे। गांधी कहते हैं आप नॉन वायलेंट तरीके से अरब के साथ एग्रीमेंट कर लो और देश बना लो, रहो, आपको आपके ह्यूमन राइट के साथ है इंडिया। ठीक है, आपके देश का फॉर्मेशन का भी साथ है। एट द अदर एंड कहते हैं कि जो ब्रिटेन की सरकार है उसके साथ आप मत आओ। ठीक है, ब्रिटेन के साथ कोलैबोरेट करके अरब के ऊपर प्रेशर मत बनाओ आप। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर आज भी इंडिया जो है, ऐसा नहीं है कि वो पैलेस्टीन और उसके साथ, आप देखो भारत के प्राइम मिनिस्टर विजिट करते हैं तो, और कोई हो वो इजराइल भी जाते हैं और पैलेस्टीन भी जो है जाते हैं, मतलब पैलेस्टीन की बात को भी कभी दरकिनार नहीं करते। तो इंडिया का स्टैंडर्ड आप देखो अभी की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, कि इंडिया कोई भी पैलेस्टीन पर विवाद देता है, इजराइल को कभी बुरा नहीं लगता, और अरब को भी कभी बुरा नहीं लगता। तो ये जो फॉरेन पॉलिसी है ये उसी समय की देन है कि गांधी जी, आप देखोगे बुक के थ्रू हम लोग देख रहे हैं, वी आर बेसिकली डिस्कसिंग अ बुक थ्रू चैप्टर, तो आप इसमें देखेंगे तो आपको ये मिलेगा पूरा का पूरा जो ग्राउंड है। एंड देन सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, इसको मैं रफ कर रहा हूं भारत का, वो है वर्ल्ड वार सेकेंड का, वो आपको याद रखना है। अब वर्ल्ड वार सेकेंड का जो एटीट्यूड है वो आपको काफी इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए भी है कि वर्ल्ड वार सेकेंड में 2-3 फैक्शन भारत में निकल कर आते हैं। एक तो एक्सट्रीमिस्ट व्यू है सुभाष चंद्र बोस साहब का, इनका कहना है कि हम ब्रिटेन का साथ नहीं देंगे। ठीक है, हम ब्रिटेन का साथ इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ब्रिटेन क्या कर रही है, वो सिर्फ ढोंग कर रही है, वो खुद ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रही है। क्या कर रही है, ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, वो एक इंपीरियलिस्टिक फोर्स है, इससे हमें क्या है, उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। तीसरी बात, ये हमारे लिए क्या है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम ब्रिटिशर्स को उनकी नानी याद दिला दें। तो सुभाष चंद्र बोस तो निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक फॉरेन पॉलिसी है भाई। सुभाष चंद्र बोस, नाजी, हिटलर और जापान के साथ जो इनके रिलेशन है उस पर आप बहुत सारा लिख सकते हो। ठीक है, तो एक पॉइंट ये है। दूसरा, अभी देखो आप कि जो गांधी जी का व्यू है, गांधी जी क्या कहते हैं कि सपोर्ट करो लेकिन नॉन वायलेंस तरीके से करो। किसको, नॉन वायलेंस सपोर्ट टू ब्रिटिश। ठीक है, तो जैसे ये नॉन वायलेंस शब्द यूज करते हैं, नेहरू इनको हड़क लेते हैं। नेहरू कहते हैं नॉन वायलेंस, युद्ध में कैसे नॉन वायलेंस होता है भाई, जहां तोप चल रही है, जहां गोलियां चल रही है, कैसे होता है बापू। तो फिर गांधी जी को फिर जो है नेहरू क्वेश्चन करते हैं, तो फाइनली नेहरू कहते हैं कि एज अ, ये शब्द याद रखना, एज अ फ्री नेशन, एज अ फ्री नेशन इंडिया विल सपोर्ट ब्रिटेन। क्या, इंडिया विल सपोर्ट नेशन, हम सपोर्ट तो करेंगे इस, इंडिया विल सपोर्ट ब्रिटेन। ठीक है, और अब चूंकि आपको पता है
सपोर्ट करने का मतलब क्या है, ब्रिटेन वाले पूछने नहीं आए हैं। ब्रिटेन ने खुद ही वर्ल्ड वार 2 में जो उस समय भारत में आपको पता है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हुआ करती थी, उनसे बिना पूछे ही भारत को उसमें धकेल दिया है वर्ल्ड वार 2 में। तो इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, बट ये अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इंडिया हैज ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड, ठीक है, अब वो उसमें किसी की राय नहीं ली जाती है, ये इनको बुरा लगता है। इसीलिए आपको पता है अक्टूबर 1939 के आसपास जब ये होता है, ये पूरा का पूरा रिजाइन कर देती है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। ये हमने पीछे ही देख चुके हैं, जो स्ट्रेटेजिक टाइम पीरियड होता है 28 मंथ्स ऑफ कांग्रेस रूल। तो ये आप जानो कि कांग्रेस की जितने मिनिस्ट्रीज होती हैं, जो 11 प्रोविंसेस में सरकार होती है, सभी लोग रिजाइन करके बाहर आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि हम सपोर्ट करेंगे। तो कैसे सपोर्ट करेंगे? एज अ फ्री नेशन, कि भारत एक अपना अलग राष्ट्र है। और जैसे वर्ल्ड वार खत्म होगा, हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? स्वराज चाहिए, या फिर एक गवर्नमेंट हमें हमारी अपनी चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा व्यू रहता है वर्ल्ड वार 2 में। ऐसे ही जो त्रिपुरी में, और आप भी पॉइंट नोट कर सकते हो, त्रिपुरी में जो सेशन होता है वहां पर भी कई सारे मेजर डेवलपमेंट्स होते हैं। इस समय कई सारे और भी सेशन होते हैं जिनको आप वाइल आप किताब में पढ़ोगे, तो चाहे वो लखनऊ का सेशन हो, वो उसके बारे में भी गिवन इन द बुक, चाहे वो हरिपुरा का सेशन हो, मद्रास का सेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। मद्रास, लखनऊ, हरिपुरा एंड त्रिपुरी, ठीक है, त्रिपुरी का सेशन, जहां पर सुभाष चंद्र बोस साहब एकदम बाहर ही निकल जाते हैं, ठीक है, क्लैश होने के। तो ये जो सेशन हुए हैं, इन सेशन ने भारत की जो इंटरनेशनल नीति है, IR, जो इंटरनेशनल कूटनीति है या विदेश नीति है, नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी है, उसको बहुत बल दिया है। तो आप ये जानो, चाहे वो मद्रास का हो, लखनऊ का हो, हरिपुरा का हो, सेशन का हो, हम लोग जनरली पढ़ लेते हैं क्या क्या हुआ, लेकिन फॉरेन पॉलिसी के रेस्पेक्ट में भी ये इसमें कई सारे कंट्रीब्यूशन है। जैसे सुभाष चंद्र बोस अगर यहाँ से निकलते हैं, फिर वो हिटलर के साथ और जापान के साथ कुछ हेल्प करते हैं, मतलब मदद सीक्स करते हैं, हेल्प सीक्स करते हैं, या बाद में फिर जापान के खिलाफ वो कोहिमा में बैटल होती है। तो वो पूरा का पूरा इंटरनेशनल वाला पॉलिटिक्स जो है वो यहीं से सब देखने को मिलता है। ये डेवलपमेंट था। और इसके बाद जो डेवलपमेंट होता है इंटरनेशनल पॉलिसी में, वो जब नेहरू प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो उसके बाद से ही शुरू होता है, ठीक है, कि नेहरू का जो नाम का है ना, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स, और जो इंडिपेंडेंस के बाद पूरी की पूरी कहानी है। यहाँ पर बस हमें देखना एटीट्यूड, वर्ल्ड में जितने भी घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, चाहे वो इथोपिया में हो, इजिप्ट में हो, कॉन्गो में हो, अफ्रीकन कंट्रीज में हो, कहीं भी हो, बर्मा में हो, सब जगह व्यूज एक्सप्रेस करना ही बहुत बड़ी बात होती है एज अ फ्री नेशन, एज अ इंडिपेंडेंट नेशन, ठीक है। और विजिट करना इथोपिया में और स्पेन में, तो दीज आर लैंडमार्क डिसीजंस ऑफ दैट टाइम। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। इसके बाद भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। द नेक्स्ट चैप्टर इज द राइज एंड ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म। तो कम्युनलिज्म पे तो बहुत ही विस्तार से बिपिन चंद्रा ने लिखा है, एंड इनफैक्ट द ओनली हिस्टोरियन who writes and who discuss a lot about communalism। बहुत सारे इतिहासकारों ने किया है, लेकिन सबसे पहला और सबसे एक्सटेंसिव वर्क अभी तक इन्हीं का माना जाता है कि जो कम्युनलिज्म पे इन्होंने बहुत काम किया है, और 3 चैप्टर बैक टू बैक लिखे हैं इन्होंने, तो वो हम लोग देखेंगे।